हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बच्चा उस चैप्टर को मिस करता है तो इस लेक्चर होने के बाद तुम फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट हमको सेव की गई है, वो प्लेलिस्ट तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये चैप्टर अगर तुम 2 या 3 साल के पहले सोचोगे तब इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के लिए, लेकिन 2 या 3 साल से देख रहा हूं मैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की जो भी टेंडेंसी हो थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है। फिर भी दोस्तों हम इस चैप्टर को डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, एकदम डीप में जाएंगे। सर सबसे पहली बात तो ये जो चैप्टर है इसमें से कितने क्वेश्चन नेट को आ सकते हैं? दोस्तों कम से कम 2 सवाल तो पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 सवाल और ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल भी पूछे जाते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड है किस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन हम वर्ड लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। क्लासिफिकेशन बोले तो क्या, क्लासिफाई करने, उस चीजों को अलग अलग तरीके से बांटना चाहिए, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में तुमको एक नाम देखने को मिलेगा दोस्तों, उसका नाम है अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को अभी इसका जो भी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये कौन है? फर्स्ट आदमी है जो बायोलॉजी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया और थोड़ा सा कंसेप्ट भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी के बारे में भी जो पहला आदमी था जो बताने वाला था उसका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने इस चैप्टर में क्या नाम है ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए दे दिया हूं मैं। ठीक है, याद कर सकते हो तो याद करने की कोशिश करो। ये कोई क्वेश्चन में किसी एग्जाम में नहीं आएगा, किस एग्जाम में आ सकता है? एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जस्ट लाइक एमपीएससी यूपीएससी में अगर तुमको देखोगे तो उसके अंदर फादर्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी आदमी है अरिस्टोटल, जो भी साइंटिस्ट है, अरिस्टोटल ने इस चैप्टर में क्या योगदान दिया गया है? तो दोस्तों अरिस्टोटल ने सिंपल मार्फोलॉजिकल चेंजेस को याद रखते हुए, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मार्फोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए 2 तरह के क्लासिफिकेशन में कर दिए दोस्तों। ठीक है, एक तो दोस्तों एक प्लांट को कहां रख दिए और एनिमल को कहां रख, किस इसमें क्लासिफाई करें? ठीक है दोस्तों, प्लांट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए दोस्तों अरिस्टोटल ने। जो कि अरिस्टोटल एक पहला साइंटिस्ट है जो क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, प्लांट्स को, ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्री। दोस्तों जो भी प्लांट रह सकते हैं वो देखने से हमको पता चल जाएगा, और बहुत बड़ा ट्री है तो उसको हम ट्री बोलेंगे, थोड़ा बहुत छोटा है उसको श्रब बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा है उसको हर्ब बोलेंगे। ठीक है, डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ प्लांट दे आर क्लासिफाइड इनटू श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। एकदम इजी है दोस्तों, बहुत ज्यादा देखने वाली बात नहीं है। अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है श्रब्स, बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़े थे, ये दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में रहते हैं हर्ब्स जो भी है दोस्तों। ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्री। तो एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों, एक का नाम है एनीमा, दूसरा नाम है इनीमा। ठीक है दोस्तों, एनीमा का मतलब इसके अंदर आरबीसी जो है एब्सेंट है, आरबीसी नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसको एनीमा बोलेंगे। ए फॉर एब्सेंट दोस्तों, ए फॉर एब्सेंट ऐसे याद रखो, जल्दी याद हो जाएगा। ए फॉर एब्सेंट, और इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है।
आरबीसी क्या है? प्रेजेंट है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो एनिमा इनिमा के अंदर क्लासिफाई कर देंगे, अगर आरबीसी एब्सेंट है तो एनिमा के अंदर कर देंगे। सिंपल कहने वाली बात जो है दोस्तों, अरिस्टोटल जो इस चैप्टर में क्या कर दिया था, दो तरह के क्लासिफाई कर दिया था। एक तो प्लांट के बारे में हो गया, दूसरा एनिमल के बारे में हो गया। प्लांट को किस बेसिस पे किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल देखते हुए प्लांट को श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्री के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और एनिमल्स को एक के पास रेड ब्लड है तो अलग ग्रुप, अगर एक के पास रेड ब्लड नहीं है वो तो अलग ग्रुप। सिंपल भाषा में बात की जाए दोस्तों, हम तो ह्यूमन है ना, हमारे पास तो आरबीसी है, तो हम किसके अंदर आएंगे? हम इनिमा के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर कॉकरोच देखे तुम, कॉकरोच, इंसेक्ट, ठीक है, इनके अंदर तो आरबीसी नहीं है तो ये एनिमा के अंदर आएंगे दोस्तों। ठीक है बाबा कि अरिस्टोटल ने जी इतना सारा क्लासिफिकेशन कर दिए, लेकिन दोस्तों तुमको अगर इस क्लासिफिकेशन से देखते हुए तुमको यह लग रहा है कि सर इसमें वायरस नहीं है, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसके अंदर फंजाई नहीं है दोस्तों, इसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, क्योंकि उनको उस टाइम में इतना ज्ञात नहीं था कि वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंगाई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्लास ये जो भी है सिर्फ किताब के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ बाहर का सवाल नहीं आएगा, तुमको मैं रीड करके दिखाता हूं, अगर कोई लाइन रह गई तो बताओ। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे आदमी घर में रहने की कोशिश करेगा, जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उस एनिमल का क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गया। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए तब के टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्लासिफाई करने की कोशिश की होगी। It was done intrinsically not having your criteria where scientific but born into, अपने को समझने के लिए उसको क्लासिफाई करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो पहले टाइम में हम जो भी है हमारा प्राइमरी जो भी क्या बोलता है, प्राइमरी हमारा नीड क्या है, फूड, अपने को खाना चाहिए पहले बात, तो बाद में अपने को थोड़ा सा क्या रहता है, घर भी चाहिए रहने के लिए, उसके बाद में हमको कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, ये थोड़ा सा अच्छी चीजें है जो हमको जरूरत थी पहले के टाइम में। ठीक है दोस्तों, Aristotle was earliest to attempt a more scientific basis of classification। अरिस्टोटल जी ने सबसे पहले अगर कोई क्लासिफाई कर दिया है तो अरिस्टोटल जी ने कर दिया है। He used a simple morphological character to classify plants, यानी क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी किया, सिर्फ देखते देखते हुए क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी देखिए, और प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिए, और एनिमल को जो भी है जिसके पास रेड ब्लड सेल है, जिसके पास नहीं है, इसको क्लासिफाई कर दिया। इधर तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर तुमको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जाएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों इसके बाद में अरिस्टोटल साइंटिस्ट के बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने क्या बोल दिया था, देखेंगे, धीरे से देखेंगे। ठीक है, लीनियस। ठीक है, लीनियस साइंटिस्ट जो भी है दोस्तों, ठीक है, लीनियस जो भी साइंटिस्ट है, लीनियस साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई, 2 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम। सर कौन से है 2 किंगडम सिस्टम? बहुत ही आसान है, 2 किंगडम सिस्टम जो भी है दोस्तों। ठीक है, एक तो हो जाएगा प्लांट हो जाएगा, और दूसरा एनिमल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरिस्टोटल ने बात बताई कि ठीक है बाबा, तुम्हारे बात पे हम एग्री करते हैं कि प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं और एनिमल भी ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन तुमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक जो भी सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म है उसको कहाँ रखोगे, ये भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, वैसी थी, लेकिन वो जो भी थ्योरी थी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली, थोड़े ही दिन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। उसके बाद में लीनियस साइंटिस्ट आ गए। लीनियस साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया कि 2 टाइप के रहेंगे, सभी ऑर्गेनिज्म 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्लांट हो सकते हैं, ये तो एनिमल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया, लीनियस ने दिया। कौन से प्लांट और एनिमल हो गए दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस प्लांट में क्या क्या रख दिया सर, प्लांट में तुम्हारा सब अलगी हो गया,
तुम्हारा सब फंगी हो गया, ठीक है, तुम्हारा सब प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा जो भी छोटे छोटे हैं, तुम्हारा सभी बैक्टीरिया हो गया, सभी को उन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया दोस्तों। और एनिमल के अंदर सिंपल एनिमल्स जो भी है, छोटे बड़े सब एनिमल्स जो भी है उसको रख दिया। ये मुझे बात बताओ दोस्तों, ये भी ये अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन इन्हें ये सभी बातें इसके अंदर कैसी हो आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। इसीलिए दोस्तों मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो भी किंगडम्स, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला दोस्तों, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया थ्योरी को। क्योंकि दोस्तों इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखे, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों, ठीक है। और एक बात क्या है, ऑटोट्रॉपिक, जो अभी दोस्तों हर एक वर्ड का मैं मीनिंग समझाता चला जाऊंगा। ऑटोट्रॉपिक है अपने पास और हेटेरोट्रॉपिक है दोस्तों। अभी यूनिसेलुलर इसका मतलब क्या है, एक सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक से ज्यादा सेल से बनी हुई हो सकती है, उसको हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोस्तों। अभी ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, उसका खाना जो भी है, देयर फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करेगा, उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है सर, अपने पास प्लांट है बहुत सारे, हर एक प्लांट किसी से मांग के खाना नहीं खा सकता, उन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने अपना जो भी ग्लूकोज है, खाना है, वो खुद बनाएंगे, उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है हम जो भी मानव आदमी है, हम जो भी जीव है दोस्तों, हम प्लांट को हम कट करके खा सकते हैं और एनिमल्स को भी हम कट करके खा सकते हैं जिससे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन फूड ऑन द अदर्स, फूड के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई प्लांट हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक हो सकता है, और नॉन फोटोसिंथेटिक किसके अंदर दोस्तों क्लोरोफिल हो सकता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, किसके अंदर नहीं भी हो सकता। जस्ट लाइक अपन समझे तो फंगी के अंदर ज्यादातर केस में हमको क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्लासिफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। इतनी ही बातें हैं दोस्तों, इतना तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी ही बातें याद रखो। अभी जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। दोस्तों और एक इसके अंदर बात रह गई थी, एक तो प्रोकैरियोटिक था, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके बारे में भी बता नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। ये जो बातें हैं, ये इस बातें जो भी लिख दिया हो, इस बातों की वजह से सभी ऑर्गेनिज्म दो भागों में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका थोड़ा सा बेनिफिट भी था कि बहुत दिनों तक ये थ्योरी चलती गई थी, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था कि ठीक है बाबा, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, ठीक है। ऐसी कुछ बातें जो भी है, ये थ्योरी ज्यादा दिन तक चली थी, लेकिन उसके बाद में हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करने लगा दोस्तों। हर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है, उसका सेल का साइज, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन जो भी है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है दोस्तों। अभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करेंगे, तो जिस वजह से अपने कोई भी लाइन मिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना चाहिए अपने लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास किताब है दोस्तों, जो भी नई एनसीईआरटी का किताब है दोस्तों, ठीक है। तो तुम्हारे पास भी नया एनसीईआरटी है तो ले लो दोस्तों। अगर एनटीए ने बोल दिया कि हम पूरा सिलेबस ले लेंगे,
जो पुरानी एनसीईआरटी में भी है। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, अभी जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी 11th क्लास में नए बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उनके पास तो पुरानी एनसीईआरटी नहीं रहेगी, उनके पास तो नई एनसीईआरटी है, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा एनटीए को कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक हम नया एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ाएंगे। अगर एनटीए ने बोल दिया सभी पूरा सिलेबस आ जाएगा पुरानी एनसीईआरटी से, तो हम उसको वो भी एनसीईआरटी कवर कर देंगे। मेरे पास पुरानी भी एनसीईआरटी है, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स राइट डाउन करते चले जाओ दोस्तों, और अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ रखते चले जाओ। जो मैं बोर्ड पे वर्ड लिख दिया हूँ वो वर्ड तुमको सर्च करना है तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में, और उसको हाईलाइट से अंडरलाइन करना है। ठीक है दोस्तों, अपने पास अभी सेकंड पैराग्राफ तरह आएंगे। इन लीनियस टाइम, लीनियस के टाइम में, टाइम के अंदर क्या हो गया, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया। कौन किया दोस्तों, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस ने किया। ठीक है, वो कौन से थे, एक तो प्लांट रह गए और दूसरा एनिमल रह गए। was developed that include all plants and animals respectively। सभी प्लांट्स किंगडम प्लांट के अंदर आएंगे, सभी एनिमल्स किंगडम एनिमलिया के अंदर आएंगे। इतना उन्होंने बता दिया। कौन बता दिया दोस्तों, लीनियस ने बता दिया। These system did not distinguish between, वो सिस्टम से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस इसमें आते हैं वो पता नहीं चला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, सभी एक ही जगह पे डाल दिया दोस्तों। ये उनका फेलियर था दोस्तों। नंबर दूसरा पॉइंट, कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये भी क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, फोटोसिंथेटिक, जो भी ग्रीन अलगा है वो फोटोसिंथेसिस करता है उसको, और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंगी, इनको भी एक ही प्लांट के अंदर डाल दिया दोस्तों। इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकती है बातें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का बेनिफिट बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा आसान है कि सभी प्लांट को अलग कर दो और सभी एनिमल को अलग कर दो। क्लासिफिकेशन भी करना आसान था और अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा आसान था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो गया। Hence, the 2 kingdom system classification used for a long time was found inadequate। इसलिए बहुत ज़्यादा दिन तक चली थी क्योंकि बेस्ट थी क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई कर रही थी एनिमल्स और प्लांट्स के वगैरह। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड, सिर्फ देख के तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते दोस्तों। उसकी वजह से was also felt for including the other characteristics like, तुमको क्लासिफिकेशन करने के लिए दूसरी भी चीजें आवश्यक है। अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों, ठीक है। कौन से दोस्तों, सबसे पहली बात तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहली बात जो है अपने आप पास आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर। उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ये भी अपने को सिर्फ तुम बोल दिए कि मॉर्फोलॉजी देखते हुए सभी प्लांट्स एनिमल अलग और सब एनिमल अलग, ऐसा तो नहीं चलेगा। उसका सेल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। नंबर दूसरी जो बात है दोस्तों, अपने पास नेचर ऑफ वॉल है, जो भी उसकी सेल वॉल है किससे बनी हुई है, ये भी बात समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 3 अपने पास है दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 4 दोस्तों अपने पास है हैबिटेट, हैबिटेट। और नंबर 5वीं बात अपने को लिख के दी गई है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए मैं किताब का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। बाद में है इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको फाइलोजेनिक भी बोलेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अभी यार हमको हम इस
ये सभी जो बातें हैं वो लीनियस के टाइम जो क्लासिफिकेशन हो गया था उसको ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे दोस्तों। सेल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर अगर देख लिए तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है दोस्तों, नहीं तो यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ये बातें क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ वॉल, उसकी वॉल अगर प्लांट है दोस्तों उसकी वॉल सेलुलोज से बनी हो सकती है, सेलुलोज से बनी हो सकती है। और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, एनिमल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, सेल वॉल नहीं रह सकती। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल रहेगी लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं रह सकती। ठीक है दोस्तों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो ऑटोट्रोपिक होना चाहिए, ऑटोट्रोपिक होना चाहिए, नहीं तो हेटेरोट्रोपिक होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट जो भी है दोस्तों ऑटोट्रोपिक है, एनिमल्स जो भी है हेटेरोट्रोपिक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट, वो कहाँ रहेंगे, वाटर में रह सकते हैं क्या, लैंड पे रह सकते हैं क्या, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं क्या दोस्तों, ये भी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो तुम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बातें कितनी है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आ सकती है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका फाइलोजेनेटिक जो भी है दोस्तों, इवोल्यूशन में जब तुमको है वो किस ऑर्गेनिज्म के साथ कितना स्टेबल हो सकता है, ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये याद करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करना जरूरी है। उसके बाद में क्या बोल दिया दोस्तों, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। हर एक टाइम में जाने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं, इसको ही हम इवोल्यूशन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी चेंज होती जा रही है। उसके बाद में क्या बोला है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। हर एक क्या बोल दिया है, उनका जो भी है सिस्टम चेंज हो रहा है। प्लांट का अलग सिस्टम है और एनिमल का अलग सिस्टम है दोस्तों। The understanding of what groups of organism be included under the category have been changing. The number of nature of organism differently. तो बहुत साइंटिस्ट ने अभी इसके अंदर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है पॉइंट, तुमको 3 किंगडम सिस्टम भी आएगा। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ये तो 2 किंगडम सिस्टम हो गया, ये बातें इंपॉर्टेंट है। ये बातों को याद रखते हुए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन कर दिया, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तुमको दिमाग में आया होगा सर 3 किंगडम सिस्टम भी आ सकता है। 3 किंगडम सिस्टम किन्होंने दिया दोस्तों, 3 किंगडम सिस्टम जो भी है दोस्तों अर्नस्ट हैकेल ने दिया। ठीक है, हैकेल ने दिया। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं है, याद रहना है तो करो, नहीं तो इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 किंगडम सिस्टम जो भी है दोस्तों, 4 किंगडम सिस्टम को कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड कौन से थे 3 किंगडम सिस्टम, एक तो प्लांट हो जाएगा, दूसरा एनिमल हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा दोस्तों प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ओके। और कोपलैंड ने क्या कर दिया था, प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, प्रोटिस्टा भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों सॉरी मोनेरा आ जाएगा। ठीक है, मोनेरा। ये जो भी क्लासिफिकेशन है इन्होंने 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम में आ जाए। अभी उसके आगे देखेंगे, कोई भी है तो बात। अगर कोई मिस्टेक हो रही है दोस्तों उनको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये जो भी है एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं लिखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, उसके बाद में आगे जाएंगे हम। दोस्तों उसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम किन्होंने दिया था, R.H. विटाकर। ठीक है, R.H. विटाकर ने
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अपनी एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, टेबल में इस लेक्चर में नहीं लूंगा, लेक्चर नंबर 2 में वो टेबल आ जाएगा। इस तुमको लेक्चर में सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बातें याद रहेगी। तो सबसे पहली बात तो किंगडम क्या आ जाएगा, मोनेरा आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नंबर सेकंड पे है प्रोटिस्टा आ जाएगा। नंबर थर्ड पे आ जाएगा दोस्तों फंजाई आ जाएगा। नंबर फोर्थ पे आ जाएगा दोस्तों प्लांटी आ जाएगा। और नंबर 5 पे आ जाएगा दोस्तों एनिमिलिया। क्या आ जाएगा दोस्तों, एनिमिलिया आ जाएगा। इसकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा मैं, क्योंकि मोनेरा के अंदर सभी टाइप के बैक्टीरिया इंक्लूड कर दिए हमने। और बैक्टीरिया की बॉडी जो दोस्तों है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अभी प्रोटिस्टा के अंदर दोस्तों सभी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनकी ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। क्या बात है अगले लेक्चर में पता चले जाएगा। फंगी दोस्तों, फंगी जो भी है थोड़ा सा मुझे लगता है हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, कभी कभी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा मेजॉरिटी लेकिन हेटेरोट्रॉपिक है, सैप्रोफिटिक है। प्लांटी जो भी है दोस्तों सभी तरह के प्लांट्स जो भी है इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और एनिमल्स के अंदर एनिमिलिया आएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं, अभी बाद में बताऊंगा सभी बातें। किस पॉइंट के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है अपने पास सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर इसको याद रख दिया जाए। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना कैसे हो सकता है, ये बातें इम्पोर्टेंट है। इस बातों को याद रखते हुए क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद में जो भी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेल से बनी हुई है या टिश्यू से बनी हुई है या ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, ये बातें हैं। और दोस्तों इसके पास आ जाएगा रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा दोस्तों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सारी बातें जो भी है ये याद रखते हुए क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है दोस्तों, इससे बाहर कोई बात नहीं है। उसके बाद में और एक साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम, और उसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम सर, पहले 3 डोमेन तो पहचान लेंगे। 3 डोमेन कौन दिया था दोस्तों, कार्ल हुस। पर स्पेलिंग हो रहा है दोस्तों, मुझे ये इधर एनसीईआरटी में नाम नहीं है, लेकिन कार्ल हुस है इसका नाम, ठीक है। इन्होंने 3 डोमेन दिया था, 3 डोमेन दिया था दोस्तों। डोमेन कौन से है, एक तो है प्रोकैरियोटा, दूसरे बाद में यूकैरियोटा, और एक दोस्तों बात है, देखेंगे इधर क्या है, इनटू 2 डोमेन्स। यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन्स, मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, ओके। जो भी अपने पास है दोस्तों, मोनेरा जो भी है दोस्तों, मोनेरा जो भी है, और 2 इधर किंगडम थे दोस्तों, 2 है इधर प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा, और दूसरा जो भी है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, सिर्फ हम याद रखेंगे दोस्तों कि 6 किंगडम सिस्टम और 3 डोमेन सिस्टम को भी दिया, कार्ल हुस ने दिया था, ठीक है। इस एनसीईआरटी में कोई बात उतना अच्छी नहीं है, हायर क्लास में हम उतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही लेक्चर। अगर इसका कोई पॉइंट है मेरे दिमाग में अगर आ गया तो स्टडी करके हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि क्या करना है सिस्टम में। तो दोस्तों इधर तक ही हम स्टॉप करेंगे दोस्तों। अगर तुमको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी फैन भी उतना अच्छे तरीके से नहीं है, बहुत छोटे से गाँव में से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों।
ठीक है, हम चाहते हैं कि हर एक जो भी फार्मर का लड़का है ड्रीम तक पहुंचाने के लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। जितना हमारे से हो सकता है हम उतना प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, तुम हमारा चैनल देखे होंगे, हमारा सेकंड चैनल भी है दोस्तों, जिसके अंदर मैं मराठी लैंग्वेज में सब पढ़ाता हूँ। लेकिन किसी स्टूडेंट का कमेंट आ गया, सर हमको मराठी जो भी है समझ भी नहीं आती सर, हमको हिंदी में समझाओ। इसलिए मैंने हिंदी में बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, हिंदी में बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था कि सर हमको स्टेट बोर्ड से अलग एनसीईआरटी का भी पढ़ाए, इसलिए मैं एनसीईआरटी तुम्हारे लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी जितना मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उतना तुमको ये लिख राइट डाउन करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई है अगर अपने पास अगर अपना कोई रिलेटिव्स है जो 11th क्लास में पढ़ना चाहता है, 12th क्लास में पढ़ना चाहता है, कोई रिपीटर है दोस्तों, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे सकता क्योंकि, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो भी है दोस्तों मेरे चैनल के अबाउट में है, हैंडल को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, प्लान कैसा बनाना चाहिए, नीट के लिए रोड मैप कैसा बनाना चाहिए, ये सभी बातें मैं तो उनको सजेशन दे सकता हूँ, उनको मैं प्रॉपर टाइम टेबल बना के दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज यही तक पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो जो भी है अगले 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अकेला हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए मैं करूँगा, डेली करूँगा रिकॉर्ड, लेकिन अपलोड होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो दोस्तों।